नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। कुछ दिनों पहले मुंबई के आसपास जो हिंदी बनाम मराठी विवाद हुआ है उसकी हमने चर्चा की थी और उस एपिसोड में हमने ये कहा था कि उस दिन हम ये जो मराठी बनाम हिंदी विवाद है इसकी जो लोकल और तत्कालिक चिकित्सा करेंगे, लेकिन इसकी एक बृहद कैनवास के ऊपर, राष्ट्रीय कैनवास के ऊपर चर्चा आवश्यक है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम वो चर्चा करने जा रहे हैं। हम मराठी बनाम हिंदी ये बात कर रहे हैं, इसी के साथ जब हम व्यापक चित्र देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? तमिल बनाम हिंदी है, बनाम हिंदी है, तेलुगु बनाम हिंदी थोड़ा थोड़ा है, मराठी बनाम हिंदी तो है ही है। मलयाली ऐसा कोई भेद करते नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आप यू आर एट इनकन्वीनियंस, क्योंकि आपको भाषा नहीं आती है और सबको हिंदी नहीं आती है। ये दक्षिण के राज्यों में ये जो तकलीफ है कि एक्स बनाम हिंदी, ये क्यों हो गया है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसके बारे में अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ठीक से सुने, क्योंकि ये बात ऐसी है कि जिस बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है, ऐसी बातें हम तो कभी कहते ही नहीं है। हम वो बात कहते हैं कि जो किसी ने ना कही हो, और ये अलग पहलू, अलग नज़रिया हम हमेशा देते हैं। इसलिए आज भी आप उसको ठीक से देखें। ये बहुत बड़ा विषय है और इसको हम आज बराबर से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक भी है। मुझे याद है एक बहुत पहले जब यूट्यूब पे मैं, मतलब आज भी मैं कहीं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, या तो कोई मेरा बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रेगुलरली मैं विजिटर हूँ मेरे ब्लॉग्स के साथ। जब ये नहीं था तो फेसबुक पे मैं हमेशा 26 जनवरी को मेरी एक पोस्ट हुआ करती थी। उसमें मेरा कहना यही था कि हमारा ये जो आज 26 जनवरी 1950 में जो हमारा प्रजासत्ताक बना है, मतलब ये संघ राज्य कैसे हो गया? क्योंकि मेरे मन में विचार हमेशा यही आता है कि कहीं कहीं हमारा जब संविधान बन रहा था तो इसी के अंदर किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं डाल दिया है कि जो भविष्य में हमारे लिए तकलीफ कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब डेलिबरेट एक्ट है, लेकिन ये हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये संघ राज्य है, कौन सा संघ राज्य? ये संघ राज्य तब हो सकता है जब हम अमेरिका की तुलना करते हैं, और हमारा संविधानकर्ताओं का ये कहना है कि हमारे लिए आदर्श कौन था, तो ये अमेरिका की का संविधान, ये यूके का संविधान, ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ये संविधान हमें आदर्श थे। तो ये जो संविधान है सारे, इन संविधानों में ये संघ राज्य है। USA इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत ये कोई भारतीय स्टेट्स का संघ राज्य कैसे बन सकता है? हर एक स्टेट ये अलग अलग है और इनका संघ राज्य बना, ये कल्पना थी हमारी। और अगर ये है तो इसके ऊपर डिस्कशन कब हो रहा है? बात बिल्कुल यही है कि संघ राज्य की कल्पना अगर हो तो कोई राज्य अस्तित्व में हो। पहली बात, तब जो राज्य अस्तित्व में थे वो कौन से थे? तो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसीज थी और कुछ पार्ट ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कब्जे में थे, मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और बाकी थे ये प्रिंसली स्टेट्स सारे। अब देखिए, और कुछ प्रांत थे, जैसे मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, और उसके भी आसपास में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो ये कल्पना तो थी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हो गया, टूटा था ये मैं कभी भूल नहीं सकता, तो जैसे ही हमारा आज का भारत अंग्रेजों से मुक्त हो गया, तो हमने पहले काम क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को हटा दिया, वो भारत सरकार के कब्जे में आ गए। अब वो भारत सरकार के कब्जे में आने के बाद में हमारा संघ राज्य की कल्पना थी ही क्या? अगर कोई कल्पना होती तो हम पहले बताते। अब देखिए, इसके बाद
1950 में हमारा संघ राज्य हो गया, मतलब संविधान आ गया, और 55 से लेके महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू हो गया। उसके पहले से आंध्र का आंदोलन चालू था। आंध्र में तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र, ये तो पंडित नेहरू मान नहीं रहे थे। ये लड़ाई तो बिल्कुल पीक पे चली गई थी। ये लड़ाई क्यों? अगर आप संघ राज्य करते तो आपकी कल्पना क्या थी? आपके पास कोई कल्पना नहीं थी, संघ राज्य क्यों बनाया? और जब संघ राज्य हम ये कहते हैं, हमारे विशाल देश के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, इतना ही कहते तो पूरा होता। लेकिन मैं आऊँगा उसके ऊपर, लेकिन हमने संघ राज्य की कल्पना की। जब संघ राज्य के बिल्कुल अनुरूप भाषा के आधार पर संघ राज्य बन रहे थे, तो हमने दमन किया, मतलब हमारे मन में वो कल्पना नहीं थी। असल में हुआ वही, हमने जब संघ राज्य कह दिया है, तो ये संघ राज्य कैसे बनेंगे? इसकी एक एक इकाई एक एक प्रादेशिक भाषा के ऊपर बनी। यहाँ पे तेलुगु, यहाँ पे तमिल, यहाँ पे मलयाली, यहाँ पे कन्नड़, यहाँ पे मराठी, यहाँ पे गुजराती, ये बनते गए। और ये जो संघ राज्य बने हैं, ये हम नहीं चाहते थे ये क्लियर है। फिर हमने वो क्या कॉपी मारा था? मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ये किसी संविधानकर्ताओं के प्रति अनादर नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुद्दे हैं, ये नहीं है ना कि संविधान की तानाशाही भी चलेगी। असल में मेरा कहना वही है कि संविधान हमेशा ही हमारे परखने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और इसकी जो चर्चा है वो हमेशा खुली होनी चाहिए। अब देखिए, जब प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो उसका कोई अभिनिवेश नहीं होता है कि मैं बड़ौदा स्टेट का हूँ, मैं निजाम के स्टेट का हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोज वेर प्रैक्टिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गए थे। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी, तो जब 1935 के पहले तो सिंध था, सौराष्ट्र का गुजरात छोड़ देंगे तो गुजरात का एरिया था, और उसके नीचे महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण के जिले थे, और उसके बाद में आओ तो कर्नाटका के, नॉर्थ कर्नाटका के 4 जिले थे। इतना विस्तृत, और भाषाएं 4 अलग अलग, फिर भी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहा करता था। उसी प्रकार आप देखेंगे मध्य प्रांत जो था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसमें आज का मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, यहाँ का थोड़ा उत्तरी तेलंगाना भी है, और महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा है। फिर आप मद्रास प्रेसिडेंसी में जाएं तो वहाँ पे आपको तमिल भी मिलेगी, थोड़ा सा कन्नड़ भी मिलेगा, वहाँ पे तेलुगु भी मिलेगा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जाइए तो आपको थोड़ा असमी मिलेगा, थोड़ा सा बंगाली मिलेगा, थोड़ा सा उड़िया मिलेगा, थोड़ा सा झारखंडी मिलेगा, सब मिलेंगे। तब जब ये ऐसा था तो संघ राज्य जब आप कहते हैं तो कल्पना क्या थी? और जब संघ राज्य बने हैं तो इतने भयानक तरीके से बने हैं कि ये भाषा के ऊपर बने हैं, जिसका अपना अभिनिवेश है, और आपने इसको अलाउ कर दिया है। अगर मैं मराठी हूँ, कोई तमिल है, हम बात कैसे करेंगे? हम एक देश है कि नहीं है? जो संविधान करता थे उनके लिए ये एक देश था कि नहीं? कैसे होगा एक देश? इसकी देश होने के लिए एक कॉमन भाषा होना जरूरी था। अगर आपको ऐसा ही था तो आपने पहले से, जैसे आपने वो आरक्षण रखा, जो कि दुनिया में कहीं भी इस तरीके का आरक्षण नहीं है, तो आप इतनी भी तो वो दिखाते प्रतिभा कि इन सारी भाषाओं के मूल में, तमिल भाषा के भी मूल में एक होता है संस्कृत। तो हम आस्ते आस्ते थोड़ी सी सिंपल की हुई संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए। ये विजन भी नहीं था, किसी के कहने पे आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया। और मैं पहले क्लियर करता हूँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में मुझे किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं हिमायती हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि वो प्रजातंत्र के दृष्टि से बराबर है। अगर किसी देश में प्रजातंत्र है और उस प्रजा में से 50% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा अपनी भाषा मानते हैं, तो उस देश की भाषा हिंदी ना हो ऐसा कौन कहता है? फिर भी यहाँ पे सबको आज़ादी मिली है, तो ये
10% वाले मराठी कहेंगे कि हिंदी का क्या है, वो तमिल कहेंगे जिनके अपनी पॉपुलेशन या ऐसे 8% है, ये वो कन्नड़ कहेंगे जिनकी पॉपुलेशन 4% है, और हिंदी जो सबसे ज़्यादा है उनको आप टोकते रहेंगे। आपको सबको जोड़ने वाली भाषा हिंदी थी, उसको राष्ट्रभाषा कहो तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे पहले संविधानकर्ताओं ने देखा नहीं, और उसके बाद जितने भी शासनकर्ता आए, इन्होंने इस राष्ट्र को राष्ट्र कितना माना था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कितना माना था, राज्य कितना था और राष्ट्र कितना था, स्टेट कितना था और नेशन कितना था। हमारा नेशनहुड ही इन सभी लोगों के हिसाब से हमने 1987-47 में पाया है, जबकि हम ये कहते हैं कि हमारा ये पुरातन राष्ट्र है। अगर पुरातन राष्ट्र है तो ये एक राष्ट्र था, इसके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, जैसे कि 47 तक अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और अलग अलग प्रेसिडेंसीज में थे, लेकिन राष्ट्र एक था। उसी तरीके से अगर आप मान के चलते तो इसके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से बनाते, पूरे सीधे सीधी लाइनें मारते या कोई भौगोलिक तरीके से करते। लेकिन भौगोलिक तरीके से होता तो मैदानी होता, कोई रेगिस्तान वाला होता, अलग ठीक है, लेकिन भाषा के ऊपर जब आप उसको बनाएंगे तो ये अंदरूनी विरोध को पैदा करता है। ये हमारे संविधान वालों ने सोचा नहीं, इन्होंने नहीं सोचा कहीं भी। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा संविधान हमारे स्टेट को सॉफ्ट स्टेट बनाता है। मतलब कोई भी आंदोलन हो गया तो हम एक हद के बाद चुप हो जाते हैं। आज भी वही चल रहा है, अंदरूनी कुछ भी हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर पहलगाम में लोकल हैंड डाउटफुल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, लोग बाहर से आके यहाँ पे आराम से हमला, ये कैसे हो सकता है यहाँ के सपोर्ट के बिना? ये पता होते हुए भी हम ऑपरेशन सिंदूर बाहर करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑपरेशन अति सिंदूर कब करेंगे? क्योंकि हमारा संविधान इंटरनली हमें सॉफ्ट ही रखता है। अगर आंदोलन एक से ज़्यादा बढ़ गया हद से तो हम यील्ड कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे भाषावार प्रांत रचना को यील्ड कर दिया। अगर हम इसमें स्ट्रिक्ट रहने का मौका क्या हमारे सेंटर को दिया है? स्ट्रिक्ट रहने के लिए इमरजेंसी लानी ही पड़ेगी। तो उसके ही खिलाफ हमारे आज के भी जो लोग अंदर गए थे इमरजेंसी में, वो तो उनकी संस्था को बैन किया इसलिए गए थे, लेकिन वो कहते कुछ और है। और ऐसा होते हुए भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सोचता कौन है। बात वही है कि हमें अगर राष्ट्रभाषा के नाम से मंजूर नहीं है तो हर एक छोटी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का ये कौन सा सवंग प्रकार हम कर रहे हैं? ये मराठी उठता है मेरी राष्ट्रभाषा है, ये नहीं हो सकता। ये कहने वाला स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके हाथ में संविधान ने दी पावर होनी चाहिए थी, जो कि हमारे यहाँ मिसिंग है। ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये झगड़े इसलिए पैदा होते हैं कि जब ये भाषावार प्रांत रचना का एक आइडिया सबके दिमाग में आ गया तो ये लोकल लीडर्स जिनका इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ये सब जगह पे उभरते गए और इन्होंने अपने फायदे के लिए इसको इतनी हवा दी है कि ये हवा देश तोड़ने तक जाती है। हमारी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए थी, हम आज भी वही कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे जो सद्य विवाद हो रहा है, उसकी रिएक्शन आपको यूपी में मिलती है, उसकी रिएक्शन आपको एमपी में मिलेगी, उसकी रिएक्शन आपको दिल्ली तरफ में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ जो चल रहा है इसका कोई भी लॉजिक हम नहीं बता सकते। मुंबई में जो हो रहा है या भी जो कन्नड़ा में जो नंबर मेट्रो के ऊपर से बाकी के फर्क हटाना है, मज़ेदार बात तो ये सारी बातें मैंने 86-87 में, जहाँ पे मैंने सोचा नहीं था, कलकत्ते में भी देखी थी। वहाँ पे आमरा बंगाली नाम की एक संस्था, अच्छा बात है कि वो संस्था ज़्यादा चली नहीं, उन्होंने हिंदी बोर्ड मिटाने का कोशिश किया था।
ये सब जो हो रहा है इसके बारे में हमने सोचा नहीं है, और कितना नहीं सोचा है तो हम अनुनयवादी इतने बन गए हैं। आप देखेंगे, मैं तो बहुत बार काम के सिलसिले में घूमता हूँ, सरकारी आस्थापनों में जाता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के आस्थापनों में जाता हूँ, रिफाइनरीज में जाता हूँ। मैं जब देखता हूँ कि मैं ये कितना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है ना, तो सारी नौकरियां आपको नहीं मिलेगी, ये कब कहने वाला है सेंटर? और कहने के लिए अगर कुछ प्रावधान हमारे संविधान में है तो कहेगी, संविधान कहता नहीं है और ये चुप बैठे, क्योंकि अगला जो संविधान का ये जो है, जिस तरीके का जनतंत्र हमने अपनाया है उसमें वो क्या बोलते हैं हम उसका, लोगों का अनुनय, अपीजमेंट इज अ की। कुछ भी हो हम अपीजमेंट करेंगे। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वहाँ पे आता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लोकल लोगों को काम दिया जाए। जब भी ऐसा आंदोलन होता है उसको आपने सख्ती से निपटना है। और क्यों निपटना है? क्योंकि ये असल में हमारी राष्ट्रीय एकता का जरिया होना चाहिए। अब आप ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं करते। जब मैं असम में जाता हूँ तो देखता हूँ कि असम ऑयल में जाऊँ तो वहाँ पे 95% से ज़्यादा लोग असमी हैं। प्रोजेक्ट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये क्या है? असम गैस में जाता हूँ, वही बात है। वहाँ पे ONGC में जाता हूँ, वो भी शिवसागर में, वो भी वही बात है। थोड़े से ज़्यादा परसेंटेज नॉन असमीज का है, लेकिन फिर भी प्रिडोमिनेंटली वो, ये आपको ललचाने के लिए आपको प्रोजेक्ट देना, ये गलत तरीका हमने डाला है। आपकी उन्नति होगी लेकिन आप राष्ट्रीय एकता में जुड़े रहेंगे, ये भावना कब है हमारे पास? दुर्दैव ये है कि हमारे मोदी साहब के भी निर्णय ऐसे नहीं होते हैं और ये कहते भी नहीं है ऐसा। मैं जब केरला में जाता हूँ तो कोचीन रिफाइनरी में मैं प्रिडोमिनेंटली केरलाइट पाता हूँ। क्यों? वहाँ पे अगर केरलाइट 30% ही होंगे और पूरा भारत समाएगा तो भारत की एकता बढ़ेगी। और कानून भी ऐसे कड़क होने चाहिए कि किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ों की जरूरत है। अगर एक स्टेट इतना बड़ा देश संभालना है तो ये जैसे मेरी मर्जी में आया ऐसे नहीं चल सकता। ये भाव और ये ज्ञान, ये धारणा हमारे मन में नहीं है। हम हिंदी को नकार के इंग्लिश को लेते हैं। इंग्लिश को मानने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? अरे तुम्हारे माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हम इंग्लिश के पीछे पड़े हैं। आज भी जब मराठी हिंदी बना, मराठी ये विवाद चल रहा था, नहीं स्कूल तो इंग्लिश में जाएंगे तो तरक्की करनी है। धत, तुमको खुद को हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, तुम क्या तरक्की करोगे लड़कों की? तुम्हारे लड़के का ना IQ इंग्लिश से बढ़ता है, ना उसको कोई ज्ञान होता है, लेकिन तुम्हारी मूर्खता है कि तुम इसको इंग्लिश में पढ़ाओ। और जब समाज का एलिट पढ़ाता है तो समाज के बाकी हिस्से भी वही करना चाहते हैं। मराठी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, लेकिन इनको इसकी फिक्र नहीं है। हिंदी बना मराठी करो और इंग्लिश का भलाई करो। इतने गए गुजरे रीढ़ की हड्डी के बगैर हम अगर लोग हैं तो हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करें और उसके पीछे खड़े रहे। मुझे याद है बचपन में मैंने खुद ने हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाएं दी थी। सब लोग देते थे। मैंने प्रारंभिक और प्राथमिक ये 2 परीक्षाएं दी थी। उसके बाद में कुछ बीच में 2 थी और प्रवीण वगैरह होगी, और उसके एंड में कोविद और एक सुधाकर थी, कोविद थी और ऐसे कुछ थी। तो ये श्रेणियाँ थी और लोग ये श्रेणी पार करके जाते थे तो उनको शिक्षक की नौकरी में उनको फ़ायदा होता था। मुझे याद है कि बैंकों में भी एक 1980 तक आप अगर हिंदी भाषा का कोर्स कर लें और आप हिंदी जान लें तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता था। ये सारा के सारा सिस्टम बदल के ये हिंदी को लताड़ने की ये कौन सी मानसिकता है? ये हीन मानसिकता है, क्योंकि हमें क्षुद्र स्वार्थ ही दिखता है। अगर मराठी की हमें इतनी फिक्र होती ना तो हम स्कूल्स बनाते। स्कूल्स आवश्यक है। मराठी की प्रगति कैसे होगी? स्कूल नहीं तो कैसे होगी? नहीं हो सकती है। लेकिन
ये कोई पूछेगा नहीं, कि पूछेगा तो उसके पीछे खड़ा होने वाला संविधानिक ताकत नहीं है। और उन्होंने पहले है, क्योंकि हमारे पास ये लोकशाही चल रही है। ये सारे चक्कर में से बाहर निकलना है तो हमें संविधान के साथ कुछ करना पड़ेगा, लोगों की राय बना के कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ खंभीरता से निर्णय लेने वाला शासन होना चाहिए। और फिर हिंदी को या तो राष्ट्रभाषा घोषित करे या तो राष्ट्रीय संपर्क भाषा तो घोषित कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं तमिल और बंगाली मिलते हैं तो हिंदी में बात कर, तमिल और गुजराती मिलेगा तो हिंदी में बात करेगा, कन्नड़ और मराठी मिलेंगे तो हिंदी में बात करते। तो हिंदी हमारी प्रचार संपर्क भाषा है, ये हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? और कौन से क्षुद्र स्वार्थ के साथ हिंदी के साथ हम इतना दुश्मनी कर रहे हैं और इंग्लिश की हम भलाई कर रहे हैं? मुझे लगता है लोगों ने ये सोचना चाहिए, ये सोचने का समय आ गया है, नहीं तो देश के टूटने के लिए हमारी भाषाएं कारणीभूत होगी, जो कि सबसे बड़ा दुख होगा। आप सोचिए इसके ऊपर। धन्यवाद।